अच्छा ये बताइए कि गाने और फिल्मों की बात हो रही है, तो आपको खुद भी कोई घरेलू फंक्शन में जैसे होता है तो कोई गाने गाना या डांस करना खुद भी आपको पसंद है? श्रीदेवी आपकी पसंदीदा बहुत रही हैं, वो तो बहुत अच्छी बहुत डांसर थी। बहुत अच्छा। ओके। बचपन से मुझे है। गाने तो देखे, मेरी आवाज वो नहीं कि मैं प्रॉपर गाने गाती हूँ, जो होता है ना शादी ब्याह पे ढोलकियों पे बैठ के सारे गाने सही। गाते हैं, तो वो मैं अच्छा। गाती हूँ। और प्रॉपर हल्ला गुल्ला करती हूँ। शादी के ऊपर डांसेस जो होते हैं उन सब में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। हमारी अच्छा। फैमिली में सही। वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो उन सब के अंदर मैं सही। करती हूँ। बड़ी नॉर्मल है इस सहाफी होने की वजह से। ये नहीं कि हम दुनिया की इन सारी चीजों से कट गए हैं, तो मैं उनमें बड़ी पूरी सही। तरह ओके। हिस्सा लेती हूँ और बड़े शौक भरपूर। से लेती हूँ। अच्छा सही, यानी भरपूर आपको। शिरकत। हाँ। अच्छा सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा फिर एक और बात बताइए मौसीकी के हवाले से, मैंने जरा थोड़ी सी क्योंकि रिसर्च भी की है, तो अम्मार भाई मौसीकी का प्रोग्राम भी करते थे, तो क्या हम्म। आपसे कभी वो फरमाइश करते हैं कि कोई गाना सुनाए उन्हें, या मैं आप उन्हें नहीं कोई? नहीं, मैं गाना अच्छा। गाऊं तो वो कहते प्लीज खुदा दा वास्ता, वो हाथ जोड़ देते अच्छा। हैं। खुदा दा अच्छा। वास्ता ओके। गाने नु खराब ना कर। अच्छा। ओके ओके ओके, समझ आ गई, यानी कि क्या आप सिंगर इतना अच्छा नहीं है, यानी कि नहीं अच्छा नहीं, बहुत ठीक बुरी हो हूँ जी, गया। बहुत बुरी सिंगर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ओके। अच्छा चले, ये बताइए कि अब सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, तो आप कब से हैं सोशल मीडिया पर? और सोशल मीडिया आपको कैसा, यानी ये फेक मीडिया है या यहाँ पर अच्छे दोस्त भी आपने बनाए हैं? किस तरह का आपका रहा एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे? 2017 या से हूँ दुश्मन? मैं। अच्छा, 2016 या 2017 2017 से। से हूँ ओके। मैं। मतलब इससे 2016 2017 से मुझे याद नहीं। फेसबुक पे से तो शुरू से हूँ। ट्विटर पे बहुत लेट आई थी। अच्छा। और दूसरी अच्छा। बात ये ओके। कि फेसबुक यहाँ पे मुझे बड़े अच्छे दोस्त भी मिले हैं। जैसे जो अनीजा आपी हैं, वो मुझे ट्विटर के जरिए ही मिली। राबिया अच्छा। जो हैं मुझे ट्विटर के जरिए मिली। अब्दुल्ला हैं, आप हैं, और बहुत से इस तरह से लोग हैं, ये ट्विटर के जरिए मिले हैं। और मुझे नहीं सही। ऐसा कोई बंदा ट्विटर से मिला कि जो फेक हो, जिसको मैं कभी फेक वो मिला, मतलब हो कि जिसको मैं फेक आपके जानती ना हो। नजदीक जो है ना, आपको मतलब देख के ही कि शक्ल कुछ, डर जाता होगा, हाँ वैसे ही आपका रूह भी बहुत है। नहीं, रौब की बात नहीं, मतलब होता ना कि चेहरे कुछ और हो, नाम कुछ और हो। ऐसे लोग नहीं है। बिल्कुल और मैं सही। ट्विटर पे इंटरेक्ट कम ही करती हूँ। फेसबुक के ऊपर भी फेसबुक पे तो जाहिर है वही लोग होते हैं जो जानने वाले होते हैं। मैंने उसको इस तरह ओपन किया नहीं हुआ। ट्विटर पे तो आपको कोई भी फॉलो कर सकता है। कोई भी तो कर मुझे सकता बड़े है, अच्छे बिल्कुल। दोस्त वो ट्विटर से मिले हैं। बाकी अपने जाहिर है मीडिया के लोग तो होते ही हैं वहां पे, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल वहां सही। से हटके भी बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं। तो आपको इस पे क्या चीज अच्छी लगी और क्या आपको बुरा लगा सोशल मीडिया पे? देखिए, सोशल मीडिया पे एक तो ये कि आपको न्यूज बड़ी जल्दी मिल जाती है। जो न्यूज होती है वो आपको मिल रही होती है। लेकिन जो बुरी चीज लगती है कि फेक न्यूज बहुत फैलाई जा रही होती है। गालम गलोच बहुत होती है, बहुत ज्यादा इल्जामात लगते हैं, गालम गलोच लगते हैं। आपको तो पता ही, जितनी मुझे गालियां पड़ रही होती हैं, जो हम पे इल्जामात लग रहे होते हैं। अब कोई, बिल्कुल तो सही। ये चीज होती है कि वहां पे ये बड़ी मादर पिदर आजादी मिली हुई है कि जो कुछ मर्जी जिसके जो दिल में आता है वो आके बोल देता है। ये चीज बुरी है, लेकिन वहां पे अच्छी चीज भी है। वहां से आप अपनी बात का भी इजहार कर सकते हैं। उसके अलावा आपको न्यूज भी मिलती है, इंफॉर्मेशन का जरिया है। अच्छा, अभी आपने इल्जामात की बात की, तो ये बताइए कि सोशल मीडिया पर वाकई सब पर बहुत इल्जामात लगते हैं, लेकिन अमार भाई के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जिन्हें लिफाफे मिलते हैं, तो जरा आप हमें बताइए ना कि कितने लिफाफे लेके आते हैं अमार भाई घर पे? भाई हसरत ही रही है। मैं तो पूछती हूँ कि वो लिफाफे जाते कहाँ हैं। कोई और तो नहीं अकाउंट खोला हुआ जहाँ पे वो लिफाफे जाते, कोई घर तो कोई आता नहीं है। और ये है कि अच्छा। अगर आपको याद हो, अमान ने तो एक कॉलम भी लिखा था कि मैं जी लिफाफा जी सहाफी बिल्कुल। कैसे बना, और उसके मैं अंदर लिफाफा बड़ा कैसे बना, जी सार्केस्टिकली बिल्कुल। सब कुछ किया था। तो उसपे भी लोगों ने उसको सच समझ लिया। 2-3 चैनल ने कहा हो बड़े इंकशाफात किए, जरा हमारे प्रोग्राम में आ जाए। मतलब सटायर भी लोगों सही। को समझ नहीं आया। तो लिफाफों के इल्जामात ही लगते हैं। लेकिन आपको भी पता है सही कि सही। जो जमात लिफाफे देती है, जिन्होंने 200 वेबसाइट्स को 1919 करोड़ के जिनको इश्तिहारात दिए, वो जाने अपनी कुर्बान करने के लिए जहादी बन के लिए बैठे थे। तो जो लिफाफे देते हैं उनके साथ ही नजर आ जाते हैं। जिनका नजर आ लिफाफे जाता है, नहीं उनकी मिलते वो तहरीरों भी से, नजर आ बातों जाते से हैं। पता और लग काशिफ, जाता है। हाँ, और काशिफ दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तो मुझे ये भी कह दिया गया था कि मेरे बच्चों की फीस मरियम नवाज देती है और मेरे बच्चे भी नहीं है। तो इल्जामात तो लगते ही सही रहेंगे, सब कुछ सही। होता रहता है। सही। वो अगर ये हम लिफाफे मिलते होते, हमारा कुछ होता, तो ये पीटीआई के दौर के अंदर जहाँ पे गद्दार बनाया गया है, तो वहां पे लिफाफे भी निकाले जाते हैं। हमारा भी कोई कच्चा चट्टा सामने आता तो कुछ था नहीं, तो इसलिए गद्दार ही सही। बनाया ना सिर्फ हमें फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو نظریات ہیں یا جس طرح ٹویٹر پہ اور یہ سب نظر آتا ہے، آپ نون لیگ کے قریب محسوس ہوتی ہیں یا آپ کے خیالات ان سے ملتے جلتے ہیں، تو نون لیگ میں آپ کو کون سا رہنما زیادہ پسند ہے؟ اچھا کاشف، بات یہ ہے کہ ایک آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے حساب سے آپ سیاسی جماعت کو دیکھتے ہیں. میں ایک تجزیہ نگار ہوں، میں رپورٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ ذرا صحافیوں کا ہوتا بھی، جو رپورٹر ہے اس نے رپورٹنگ کرنی ہے غیر جانبدار رہ کے. میں ایک تجزیہ نگار ہوں، تجزیہ نگار جب بات کر رہا تھا تو اس کی کوئی نہ کوئی نظریات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر لیں، یا اس کا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کی ہم اس کے قریب ہیں، قریب تر ہے اس جماعت کے، قریب بالکل. تر ہے. نواز لیگ اس لیے اچھے کو پرفارمنس کرتی ہے، کارکردگی ان کی اچھی ہوتی ہے. جتنی بھی جماعتیں پاکستان میں ان میں سب سے زیادہ کام کرنے والی وہ جماعت ہے. اور اس میں یہ بھی دوسری بات ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف جو پاناما کے اندر ہوا تو ہم اس اور بھی زیادہ ہوئے کہ کیوں وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے، کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو وہ جی تھی جس طرح وہ ووٹ کی عزت کو لے کے چلے تو ان کا ساتھ ہم نے دیا. تو نواز لیگ کے اندر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب صحیح. ایز اے لیڈر. اوکے، آپ کو نواز شریف صاحب سب سے زیادہ پسند. اچھا ہاں جی. یہ بتائیے، ابھی نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اب حکومت بھی قائم ہو گئی ہے، شہباز شریف صاحب بھی آ گئے ہیں، تو یہ جو کیمپین چلی تھی یا ابھی جس طرح کے کچھ انکشافات ہو رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ اس وقت جو ہے نا نواز شریف صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مداخلت نہ کریں، مرکز میں بھی نہ کریں اور پنجاب میں بھی نہ کریں. تو کیا اس طرح کی یہ کوئی بات آپ کو لگتی ہے یا یہ کوئی من گھڑت لگتی ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا جائے، ان سے کہا جائے کہ وہ نہ کریں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مریم کو گائیڈ نہ کریں یا مریم کے ان کو سرپرستی حاصل نہ ہو. تو اس طرح کی افواہیں کیوں اڑائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں کاشف، آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ مریم نواز جس اپنے والد کو سائڈ پہ کرے گی، مریم نواز اپنے والد سے گائیڈنس نہیں لے گی؟ یہ ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں ہو نہیں سکتا. اور آپ کو الیکشن کیمپین چلانے کے لیے نواز شریف کو لانا پڑا. یہ بات تو ہم پہلے سے سن رہے تھے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نواز شریف قبول نہیں ہے، تو نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو ہروایا بھی گیا ہے. نواز شریف کا جو الیکشن کا حلقہ ہے اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. لیکن ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے نا. آپ کو کیمپین میں نواز شریف کی ضرورت پڑی، آپ لوگ ابھی تک نواز شریف کے ساتھ کنیکٹ ہیں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پارٹی کا صدر بنایا جائے گا، کیبنٹ ان کے اپروول کے ساتھ بن رہی ہے. تو یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ نواز شریف سائیڈ لائن پہ ہو جائے، نواز شریف چپ کر کے بیٹھ جائے، نواز شریف کسی معاملے کے اندر مداخلہ نہ کرے. جو کچھ بھی ہوگا نواز شریف کی مرضی کے ساتھ ہوگا، اور نہ ہی شہباز شریف بھائی کو دھوکہ دے سکتے. اور مریم کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. سوچا بھی نہیں جا، مطلب یہ مجھے بھی ایک من گھڑت افواہ ہی لگتی ہے. ویسے نجم سیٹھی صاحب کافی بڑے صحافی ہیں، لیکن اس بات میں کوئی مجھے ایسی کوئی دانش مندانہ بات نظر نہیں آئی ہے، اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی مجھے. خود میں بھی بڑا حیران ہوا ان کا یہ تبصرہ سن کے. اچھا خیر، چلیں اب آپ سے ایک اور ذاتی سوال بھی ہے. یہ میں نے کیونکہ اس میں خود بھی ایک جگہ پہ یعنی انٹریکشن میں انوالو ہوا تھا، تو میں سوچا کہ آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھوں. اچھا اکثر یہ کہا جاتا ہے، آپ کی ساس صاحبہ جو کہ مرحومہ ہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، تو یہ افواہ ہے، یہ الزامات لگتے ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اور جبکہ آپ کے سسر صاحب جو ہیں وہ آج بھی بلکہ اب آپ کے ساتھ رہتے ہیں، پہلے نہیں تھے اب آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے کہ اس میں کیا صداقت ہے اور آپ کے کیسے تعلقات ہیں اپنی ساس صاحبہ کے ساتھ؟ اچھا اس میں کاشف یہ تھا کہ جس وقت میری شادی ہوئی تھی تو عمار علیحدہ رہتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب عمار کی فرسٹ وائف تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بلائنڈ تھی. تو اس وجہ سے ان کا نا ایک اپنا پراپر سیٹ اپ تھا، علیحدہ تھا. تو اس وجہ سے ہمارا علیحدہ رہتے تھے. امی ابو شروع سے چھوٹے بیٹا ان کے ساتھ رہ رہا تھا اور ان کے ساتھ وہ رہ رہے تھے. تو امی جو تھی اس کے بعد جب میرے ساتھ شادی ہوئی تو امی کی بڑی خواہش تھی کہ ہم رینٹ پہ رہتے تھے اس وقت، کہ ہمارا اپنا گھر بنے، اور گھر بنے تو ہمارے ساتھ شفٹ ہو. تو جو ہم نے گھر بھی یہاں پہ ڈی ایچ اے میں بنانا شروع کیا ان کے گھر کے پاس ہی، کہ وہ بھی ڈی ایچ اے میں رہتی تھی اور ان کو بڑا خواہش تھی. لیکن جب ہمارے گھر بننے میں بھی 3-4 مہینے رہتے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن وہ پوری طرح تھی کہ انہوں نے ہمارا گھر بننے کے بعد ہمارے ساتھ شفٹ ہو جانا تھا. تو ان کی ہاں جی، ان کی ڈیتھ کے بعد پھر یہ تھا کہ ابو ہمارے پاس شفٹ ہو گئے، ابو ہمارے ساتھ رہنے شروع ہو گئے. تو ماشاءاللہ جو میری مدر ان لا کے ساتھ میرے تعلقات تھے وہ مثالی تھے. اگر میں خود کچھ نہیں کہتی، آپ نے میرے فادر ان لا جو ہیں ان کا
इमार की किताब के ऊपर किया हुआ तबसरा पढ़ लिया, उसके बाद मेरा ख्याल में जरूरत नहीं रहती। उनके इंटरव्यूज देख लें आप, जितने भी मेरे या इमार के बारे में जो कुछ पूछा जाता है उनसे, जिस तरह वो हमारे बारे में बात करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं रहता। और अगर जो कहते हैं मेरी सास के साथ मेरे ताल्लुकात खराब होते तो मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ ना होते, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। और ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके साथ जो बीवी जिसको पसंद ना कर रही हो उसके साथ आके शोहर जो वो रहना शुरू कर दे, वो शोहर जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो। तो जहाँ पे मैं वही बात करती हूँ कि जिसका जो दिल चाहता है वो आता है, वो आके बोल देता है। और मेरी सास इस दुनिया से जा चुकी हुई है, वो आके कोई सफाई दे नहीं सकती कि वो क्या क्या है। लेकिन मुझे याद है कि उनकी डेथ के ऊपर मुझे उनकी बहुत सी स्टूडेंट्स मिली थी, और वो सारी स्टूडेंट्स मुझे ये कह रही थी कि वो जब भी हमसे बात करती थी तो वो हमें ये कहती थी कि शनीला और अमार के लिए दुआ जरूर करना, शनीला और अमार के लिए दुआ करना। और वो बहुत ज्यादा मतलब मुझसे और अमार से मोहब्बत करती थी। सही। चले अच्छा, चले थोड़ी सी सियासत की बात करते हैं। तो अब जो हमारी जाहिर है जो हमारी पुरानी खेप है वो तो अब बुजुर्ग हैं, तो अब नई सियासी क़यादत भी आ रही है सामने। मरियम साहिबा हैं, बिलावल हैं और दीगर भी हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? कौन इनमें आपको बेहतर लगता है? और इस हवाले से जरा बताइए। देखिए, मरियम नवाज जो है उसने बड़े कम अरसे में अपने आप को मनवा लिया है। और जिस तरह वो अपने जिस वक्त पार्टी सारी जो थी जेलों के अंदर थी और कहा यह जा था कि नवाज लीग खत्म होगी, तो मरियम नवाजी थी जो बाहर निकली, अपने वालिद के बयानिए को लेकर निकली, उसने जलसे किए, बहुत बहुत बड़े जलसे किए, अवाम ने उनको बड़ी पेजराई दी। एक ट्विटर के वो लोगों के साथ कनेक्ट रहती हैं। और उसके ये है कि लोग उनको नवाशी का जानशीन के तौर पे देखते भी हैं, उस सियासी तौर पे बड़ा ग्रूम किया है, दिलेर हैं, डट के बात करती हैं, डरी किसी से नहीं है। और उस वक्त वो हाजिर सर्विस जर्नलों के नाम लेती थी, अपने वालिद को उन्होंने मुश्किल वक्त में रेस्क्यू करवाया है। और अब जब वो वजीर आला बनी है तो हम देख रहे हैं कितनी वो एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, किसी दिन वो छुट्टी नहीं कर रही हैं। एक पंजाब था जो बुजदार के हवाले किया गया था, उसके बाद जब मरियम आई है तो सबको नजर आ रहा है एक फर्क है। तो मरियम बहुत अच्छा काम कर रही है और उनमें सलाहियत भी है। सियासी तौर पे उनको अपने वालिद साहब की तरफ से बहुत गाइडेंस मिल सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त नवाशी से ज्यादा मेच्योर, नवाशी से ज्यादा सीनियर और नवाशी से ज्यादा तजर्बेकार कोई सियासतदान है ही नहीं। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर वो इस मुल्क के रहे हैं, दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो वो उनको अपनी बेटी को उनसे जो रहनुमाई तजर्बा मिल सकता है किसी से नहीं मिल सकता। और मरियम में खुद भी बहुत ज्यादा मतलब सलाहियत है सीखने की, डिलीवर करने की। अगर वो डिलीवर कर जाती हैं तो वो बहुत लंबा अरसा है उनका सियासत के अंदर। उधर से अगर बिलावल को देखें तो बिलावल का मसला ये है कि बिलावल के साथ जो लेगेसी है, उसके वालिद की बैगेज जो है, उसको पंजाब में पसंद नहीं किया जा सकता, बहुत और जगहों पे पसंद नहीं किया जा सकता। सियासतदान वो बहुत तेज हैं और जरदारी सियासत के बड़े माहिर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी उस तरह से अभी तक कबूलियत नहीं है। तो बिलावल ने भी अपने आप को बड़ा ग्रूम किया है। बिलावल भी एक मेच्योर सियासतदान के सामने आ रहा है। जब वजीर खारजा उसका बहुत अच्छा किरदार था, लेकिन जो सियासी कैंपेन अभी चली थी इलेक्शन में, उसमें जो बिलावल ने जिस तरह नवाशी के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसकी निस्बत मरियम ने बड़ी मेच्योर जुबान इस्तेमाल की थी। मरियम ने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया था, मरियम ने किसी का नाम नहीं लिया था, वो वही परफॉर्मेंस के ऊपर ही बात करती रही। और आखिरी तकरीब में उन्होंने कहा भी था कि हमें अब एक दूसरे की टांग खींचने से, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से, सियासी विक्टिमाइजेशन से, इस सब चीजों से अब हमें निकलना होगा। बिलावल की तरह सियासी कोई चीज आई नहीं थी, तो बिलावल को अभी थोड़ा सा सियासी तौर पे ग्रूम होना होगा कि वो इमरान खान के नक्शे कदम के ऊपर ना चले, वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ भी वजीर आजम बन सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके साथ ही आप अब ये भी बता दें कि अब नई हुकूमतें बन गई हैं, तो कौन सी हुकूमत आपको बेहतर लगती है और क्या ये वाकई डिलीवर कर पाएंगी? जिस तरह महंगाई और ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इनसे क्या तवक्कुआत हैं आपको कि मरकज में शहबाज शरीफ साहब, पंजाब और दीगर सूबों में जो है, क्या ये सब कौन कौन सी डिलीवर कर पाएगी और क्या आपको इस बारे में ख्याल है? देखिए, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हालात जो है ना बड़े मुश्किल है, चैलेंजेस हैं। लेकिन नवाज लीग जो है वो चैलेंजेस से निबटना जानती है और निकलना भी जानती है। 1-2 साल मुश्किल है, लेकिन अगर पॉलिसीज का तसलसल रहेगा, अगर टांग नहीं खींची जाएगी, अगर कोई साजिशें नहीं होंगी, तो फिर ये है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट डिलीवर कर जाएगी और मुल्क के हालात काफी बेहतर होंगे। मरियम के पास जो है वो बहुत सिक्योर मेजोरिटी है पंजाब में, उनको कोई मसला नहीं है डिलीवर करने का, लेकिन वफाक का असर भी पड़ता है सूबों पे। मुराद अली साहब के पास भी सिक्योर मेजोरिटी है, बलोचिस्तान में भी है और खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुझे डिलीवर करती हुई नजर नहीं आएगी।
وہ مجھے اسی طرح وہ انتشار فساد یہ سب کچھ کرتی ہوئی نظر آئے گی. وفاق کے ساتھ ہمیشہ محاذہ رائی کے اوپر رہے گی. تو پہلے 10 سال بھی انہوں نے وفاق کے پی کے لیے کچھ نہیں کیا, آگے بھی مجھے کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اوکے اچھا چلیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ایک دن کے لیے 3 عہدے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے ان تینوں عہدوں پہ بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ ایک ایک دن کے لیے ملیں تو آپ کون کون سے کام کرنا پسند کریں گی. اچھا سب سے پہلے آپ کو اگر پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے, بن جائیں آپ پاکستان کی چیف جسٹس بنے, یا آپ جو ہے نا اس کے علاوہ آپ آرمی چیف بنے, تو آپ کون سے ان تینوں عہدوں پر کون سے 3 کام کرنا پسند کریں گی؟ دیکھیے اگر میں وزیر اعظم بن گئی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ہراسمنٹ کے اوپر ایک بڑا سخت قسم کا قانون لے کے آؤں گی, ڈومیسٹک وائلنس میں جس میں شامل ہے اس کو. پھر اس کے بعد میں یہ ہے کہ جو ہماری ارد گرد کے نیبرز کنٹری ہے نا, ان کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے وہاں سے جو ہے نا اپنی اکانومی کو امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ سب چیزیں جو ان کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. اور دوسرا میرا کام یہی ہوگا کہ ہمیں تعلیم کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری جو یوتھ ہے جو خاص طور پہ فیمیل ہے ان کو امپاور کریں ہم. اور اگر میں آرمی چیف بنتی ہوں تو میرے خیال میں مجھے تو نہیں کچھ سمجھ آ رہا, میں اپنے آپ کو کہوں گی کہ آرمی کو سیاست سے نکالا جائے, آئندہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں, وہ صرف اپنا کام کریں جو ان کا کرنے والا ہے. اور اگر چیف جسٹس بنتی ہوں تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو جلد سے جلد انصاف ملے, چھوٹی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ انصاف ملے, اور ان کا جو بیڑا وہ اٹھایا جائیں گے, اور ایسے تمام ججز جو کرپشن میں مبتلا ہیں چھوٹی عدالتوں کے اندر یا ہائی کورٹ میں, ان سب کو فارغ کیا جائے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں اب آپ سے نا تھوڑا سا ذرا لائٹ کوسچن میں کرنا چاہوں گا. اچھا آپ کو میں آپشنز دوں گا اور اس میں سے آپ نے پھر ایک چوز کرنی ہوگی. آپ ایک کشتی میں جا رہی ہیں, ڈوب رہی ہے کشتی, وہ ڈوبتی کشتی ہے, اور آپ کے پاس 2 لائف جیکٹس ہیں. ایک تو آپ ظاہر خود اپنے لیے پہنیں گی, تو آپ دوسری جیکٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ اس میں آپ کے پاس آپشنز ہیں مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, یا مونس الہی. کس کو آپ دیں گے دوسری لائف جیکٹ؟ مریم نواز کو دے دوں گی, اور ریزیوم کروں گی کہ بلاول اور مونس الہی کو وہ سوئمنگ آتی ہی ہوگی, تیرنا آتا ہوگا, وہ بچ جائیں گے خود ہی وہ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے کہ آپ چاند پر جا رہی ہیں, تو آپ نے اپنے ساتھ ایک بندے کو لے کر جانا ہے, اور جس کو لے کر جائیں گی اسے آپ وہیں پر چھوڑائیں گی. تو آپ اپنے ساتھ کس کو لے کے جانا چاہیں گے کہ جسے آپ وہیں چھوڑیں؟ تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہے, یہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے, حامد میر صاحب, نجم سیٹھی صاحب, کامران خان, اور مہر بخاری. حامد میر. اچھا حامد میر صاحب کو آپ جائیں گی اور انہیں وہیں پہ چھوڑیں گی کہ چاند بھی آپ چاند پہ تبصرے کریں. چلیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ کینڈل لائٹ ڈنر پر جانے کا آپ کو موقع ملے کسی سیلیبریٹی کے ساتھ, تو آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ اس میں آپ کے ساتھ لیے آپشنز ہیں شاہ رخ خان, سلمان خان, عامر خان, اور فواد خان. فواد خان. میں انڈینز کے ساتھ کیوں جاؤں, میں اپنے پاکستانی سیلیبریٹی کے ساتھ کیوں نہ جاؤں؟ فواد خان. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ سے یہ نا میرا آخری سوال ہے, تو یہ بھی سیاست سے متعلق ہی ہے کہ اب ہماری جس طرح نوجوان قیادت بھی سیاست میں آ چکی ہیں, تو ابھی تک ہمارا ملک میں موروثیت کے اوپر بہت ساری باتیں ہو بھی رہی ہیں, اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے اور ناپسند بھی کیا جاتا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے, یا انہیں اپنے اندر جمہوریت لانی چاہیے, اور کیا انہیں میثاق سیاست کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں یہ جو ایک افراتفری ہے یہ ختم ہو, اس میں بہتری ہے, اور نوجوان طبقے کو کس طرح سے یہ انگیج کریں کہ جن کے اندر بے چینی ہے؟ اس حوالے سے یہ آخری سوال ہے.
अच्छा, देखिए काशिफ, मिसाक जमहूरियत दो जमातों के अंदर हुआ था। 90 की दहाई में वो एक दूसरे की टांगे खींचती रही थी, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया। लेकिन जब इस मुल्क के अंदर ना देखिए 10-10 साल के लिए मार्शल लॉ लगेगा ना, तो आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत आइडियलिस्ट नहीं हो सकती है। आपको जो गिवन स्पेस है उसी के अंदर चलना है। तो हम एक आइडियल सिचुएशन सोच लेते हैं कि सियासी जमातें हैं, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर भी उस तरह से जमहूरियत नहीं है। तो आपकी जब मुल्क के अंदर जमहूरियत ग्रो करेगी तो आपकी सियासी जमातें भी उसी हिसाब से ग्रो करेंगे। दूसरा बात है कि मॉरिशियस को इतनी बुरी चीज नहीं है कि हमने उसके ऊपर ऐसे धब्बा लगा दिया। क्या जस्टिन ट्रूडो का बाप भी तो वजीर आजम था, तो वो भी बना है। फिर इस तरह हिलरी भी तो आई थी कि मैं बनती हूँ। बुश सीनियर था तो बुश जूनियर भी आया है। इंडिया के अंदर हमने देखा था कि इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी था, उससे पहले नेहरू था। फिर आप देखें हसीना वाजेद 5वीं दफा वहां पे वजीर आजम बन रही। बात यह है कि अवाम किसको देखना चाहती है, अगर वो डिलीवर कर रहा है। अब तैयब उर्दगान को देख रहे हैं ना, कितने सालों से वो बैठा हुआ है तुर्की के अंदर। अगर वो डिलीवर कर रहा है, अगर वो काम करिए, अवाम उसको वोट दे रही है, तो मेरा ख्याल में इस बहस में हमें नहीं पड़ना चाहिए। एक सियासी जमात थी, चूंकि वो उसने अपना वोट बैंक खींचना था, तो उसने नौजवानों के जहन में सियासतदानों के खिलाफ, इन सारी चीजों के खिलाफ एक जहर भरा है। उस जहर की वजह से वो एक बेचैनी है। उनको शायद लगता है कि मेरी हर मसले का प्रॉब्लम जो है वो लंदन में बैठे हुए दो फ्लैट है। ऐसा ऐसा नहीं है। हमें उन नौजवानों को की तरबियत करने की जरूरत है। जो जहर उनके जहनों में भरा गया हुआ उनको निकालने की जरूरत है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको हेल्थी एक्टिविटीज के अंदर इंगेज करें। हमारे मुल्क के अंदर इंटरटेनमेंट के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर हम इस्लाम को ले आते हैं, बहुत सी चीजों को टैबूज बना देते, तो फिर बच्चों के पास क्या रह जाता है? सियासत, मारकुटाई, लड़ाई। तो उसके लिए आप यूथ को एंगेज करें, उनकी तालीम का मेयार बेहतर करें, उनको अच्छी जॉब्स दें, उनके लिए अच्छे एंटरटेनमेंट के मौके आप ढूंढे, उनके लिए स्पोर्ट्स के अच्छे मौके ढूंढे। तो उनको फिर आप इस डिबेट से निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि डिबेट करें, डायलॉग करें, बच्चों के सवालों के जवाब दें। तो ऐसा तो उनके बच्चों के जहनों से जहर जो है वो निकलता जाएगा। ये 5 साल 6 साल की जो एक मेहनत है ना, वो बच्चों के जहनों के अंदर सरायत कर गई है। बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे, बच्चे रिसर्च नहीं कर रहे, तो उससे जोम्बिस बनते जा रहे हैं वो। तो उस सब से निकालने के लिए आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। अपने सिलेबस के ऊपर काम करें, अपने तालीमी इदारों के ऊपर काम करें, तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ बेहतर किया जा सकता है। इनको जोम्बिस बनने से निकाला जा सकता है। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अच्छा, इन्हीं बातों से ना एक और मेरे जहन में सवाल आ गया। वैसे तो लास्ट था, लेकिन ये इसको लास्ट कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की जिस तरह से मकबूलियत है, या ये एक प्रिटेंड किया जाता है कि वो सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरह के मामलात आए उनकी फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी, और इस तरह लगा कि उनको बाकायदा प्लांट किया गया है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जिन कुव्वतों ने उन्हें प्लांट किया है वही सोशल मीडिया पर भी एक फेक तरह की उनको मकबूलियत दे रहे हो, जैली मकबूलियत जिसको कहना चाहिए, या हमारे नौजवानों के जहनों में बिठाने के लिए कोई इस तरह की कोई साजिश रचाई जा रही हो कि इनको ज्यादा फेम दिया जाए? क्योंकि सोशल मीडिया भी तो वहीं से कंट्रोल होता है जो उनको फंडिंग करते थे। काशिफ, वो कंट्रोल हुआ है तो उन्होंने अब यहाँ के बच्चों के जहनों को कंट्रोल कर लिया है ना। आपने टिकटॉक के जरिए हजारों में लाखों में उनकी वीडियोस घर घर पहुंच रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर उनकी चीजें जो है सर्कुलेट की जा रही होती हैं, मीम्स बनती हैं, उनके पोस्टर बनते हैं, फेक खबरें बनती हैं। अब अगर जैसे वो शानदाना गुलजार ने कह दिया कि मेरे पास सबूत है कि किसी ने कहा कि इमरान ने चूंकि यूएन असेंबली में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, तो हमने उसको निकाल देना। अब ये घर घर ये एक चली गई है। कितने लोगों को ये बात पता होगी, कितने लोग जो है वो इस पर तहकीक करेंगे, उसको सच जानेंगे। और इस्लाम का जहाँ पे नाम लिया जाता है वहां पे लोग वैसे जज्बाती हो जाते हैं। तो ये जो बाय डिजाइन एक इस्लाम का नाम लेके इमरान की मकबूलियत बनाई गई है, जो उसको वोट मिले उससे पता चलता है कि उनकी मकबूलियत ग्राउंड के ऊपर है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इमरान खान ने खुद भी बहुत इन्वेस्ट किया, उनकी पार्टी ने अरबों रुपया लगाया। इससे पहले जिन्होंने उनको प्लांट किया था पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अरबों करोड़ों रुपया लगाया। फिर अब जो आप ये देखें कि इंडियन मीडिया उसको बड़ा सपोर्ट कर रहा है। इंडिया में बैठे हुए जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो उनको सपोर्ट करें। जब इमरान रियाज की या आदिल राजा की बात होती है तो पता चलता है कि उनको कहां से सपोर्ट किया जा रहा होता है। तो वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी पसंद नहीं आती, इंतशार पसंद होता है। तो ये जो सारी मीम्स बनती है, झूठी खबरें बनती है, प्रोपेगेंडा बनता है, ये घर घर में मोबाइलों के जरिए पहुंच चुका हुआ है। इसको काउंटर करने का तरीका वही मैंने जो कहा है कि जो फेक न्यूज फैलाए उनके ऊपर सजाएं हों, उनको ऊपर जुर्माने हों, तो ये सारी चीजें रुकेंगी। लेकिन ये चीज फैल चुकी हुई है। ये आप मत कहें कि वो पॉपुलर नहीं है, वो पॉपुलर हैं क्योंकि ये सारी चीजें उनको लेके फैला दी गई हुई है। सही। चलें,
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھا انٹرویو ہوا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور بہت انشاءاللہ شکریہ جی آپ دیکھتے کے ہیں کہ جانے اس کا. کا کتنا ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ کو بھی.